Welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 20 theory which is based on Consumer Protection Act 2018. तो सारा डिटेल हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी CPA 2028 के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। देखिए दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, वो इनएडिक्वेट था कि वो नए इशूज़ से नहीं डील कर पा रहा था। जो इशूज़ लिबरलाइजेशन, जो इशूज़ दोस्तों ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के कारण राइज हो रहे थे, उससे डील नहीं कर पा रहा था हमारा 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों एक रिवाइज लॉ लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसको इनेक्ट किया गया। तो 1986 और 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो 2019 का जो एक्ट था दोस्तों, उसने क्या किया कि जो फ्रेमवर्क है उसे रिविजिट किया, ठीक, चेंज इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है उसे एक्सपेंड किया। दोस्तों ये जो 2019 का CPA था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ये पूरे भारत में लागू हुआ, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो गुड्स है रीसेल के लिए, यानी दोबारा आप बेच रहे हैं, या गुड्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए है, या दोस्तों जो सर्विस रेंडर किया गया है फ्री ऑफ चार्ज, और जो सर्विस है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्सनल सर्विस, तो ये सभी एक्सेप्शन है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो गुड रीसेल के लिए है, जो गुड कमर्शियल पर्पज़ के लिए है, जो सर्विस फ्री ऑफ चार्ज मतलब बिना कॉस्ट का रेंडर किया जा रहा है, और जो सर्विस से किसी पर्सनल जो सर्विस दोस्तों अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस है, वहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है। दोस्तों ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये किसी दूसरे एप्लीकेबल लॉ को ओवरराइड भी नहीं करता, और दोस्तों ये जो एक्ट का प्रोविज़न है वो किसी स्पेशल प्रोविज़न को सुपरसीड भी नहीं करता। ये जो एक्ट है दोस्तों, ये कंज्यूमर के लिए एक एडिशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है, और यदि रेमेडी जो ये एक्ट जो रेमेडी प्रोवाइड करता है, वो यदि किसी दूसरे एक्ट के अंदर बार होगा, तो जो फोरम है इस एक्ट के अंदर, वो ऐसे रेमेडी को ग्रांट नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा दूसरा एक्ट हो गया जो कि बोल रहा है कि नहीं CPA लागू नहीं होगा, तो इसका जो फोरम है वो ऐसे इस केस में रेमेडी ग्रांट नहीं कर सकता। So friends, before moving forward, let me introduce you to our JIB 2023 paid program. So we have launched our new program. We are covering all the 4 subjects. We are providing study materials. We are providing PDF, videos. Almost 200 to 250 MCQs are there per unit. So you will get overall 3000 to 4000 MCQs overall unit. And all these things you can avail for your better preparation. You can avail by WhatsApp me on the number shown on the screen. तो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो साइलेंट न्यू एस्पेक्ट था CPA का, वो क्या है? पहला है दोस्तों कि कंज्यूमर कौन है। तो CPA 2019 कवर करता है एडवर्टाइजिंग क्लेम्स, इंडोर्समेंट, प्रोडक्ट लायबिलिटी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों क्लेम्स का एडवर्टीजमेंट, इंडोर्समेंट, प्रोडक्ट लायबिलिटी, इन सभी को क्लेम किया जाता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक्ट दोस्तों आपको ई-कॉमर्स डिलीवरी चैनल जैसे ऑनलाइन सेल, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन सभी के लिए इन्हांस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो द एक्ट प्रोवाइड इन्हांस प्रोटेक्शन फॉर ई-कॉमर्स डिलीवरी चैनल्स लाइक ऑनलाइन सेल्स, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2019 एक्ट, 2019 का जो एक्ट था उसका सेलेंट फीचर बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्ट है कंज्यूमर राइट को डिफाइन करता है और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के फीचर को इंट्रोड्यूस करता है। ये एक्ट दोस्तों प्रोडक्ट लायबिलिटी के एक्शन को डिफाइन करता है, इंक्लूड इस एक्ट के अंदर दोस्तों जो प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक्शन है वो इंक्लूडेड है, और डिज़ाइन और रिलेटेड एस्पेक्ट को डिफाइन करता है। इस एक्ट के अंदर दोस्तों ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी इंक्लूडेड हैं। इस एक्ट के अंदर दोस्तों एडवर्टाइजिंग, इंडोर्समेंट, ये सभी इंक्लूडेड हैं। ये जो एक्ट है दोस्तों हमारा, ये एक्सप्रेस करता है वारंटी पैरामीटर को। ये जो एक्ट है दोस्तों मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये जो एक्ट है कंज्यूमर को डिफाइन करता है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कंज्यूमर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से होते हैं, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सभी दोस्तों एक्ट का डेफिनेशन है, क्या क्या डिफाइन करता है। कंज्यूमर राइट को डिफाइन करना, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन को डिफाइन करना, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर को डिफाइन करना। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग, इंडोर्समेंट आता है, एक्सप्रेस वारंटी पैरामीटर्स, ये मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर सभी को डिस्टिंग्विश करता है। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों इन सभी के बारे में कि मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, प्रोडक्ट सेलर कौन होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल। और दोस्तों ये एक्ट कंज्यूमर को वाइडर कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता है, ठीक है, चाहे ऑफलाइन कंज्यूमर हो या ऑनलाइन कंज्यूमर हो। दोस्तों ये जो एक्ट है कंज्यूमर को डिफाइन करता है ऐसा कोई भी आदमी जो गुड्स खरीदे या एक सर्विस हायर करे ताकि
पेड सर्विस, ठीक है। और अंडर अ सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब वो पेमेंट एक बार ना करके बार बार पेमेंट करे, ये भी होता है। इंक्लूडिंग एनी यूजर और बेनिफिशियरी ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज बट नॉट समवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। मतलब इसके अंदर वो कंज्यूमर नहीं आते हैं जो आपके गुड्स खरीद के उसको दोबारा बेचें। मान लीजिए कि आप अब एक मोबाइल लिए और फिर आप उसको बेच रहे हैं, तो वो सभी कंज्यूमर नहीं आते हैं। तो वैसे कंज्यूमर वो होते हैं जो गुड्स को खरीदेंगे और या सर्विस को हायर किया जाएगा फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस और अंडर अ सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो दोस्तों ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्लैरिफाई करता है कि जो कमर्शियल पर्पज़ है इसके अंदर आप जो गुड्स खरीदे हैं उसे आप यूज करेंगे, ठीक है, और एक्सक्लूसिवली यूज करेंगे जिस पर्पज़ के लिए आप अपने लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, उसे आप बेचेंगे नहीं। तो डेफिनेशन कंज्यूमर का डेफिनेशन में हर एक वो आदमी आता है जो गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है पर्सनल यूज़ के लिए, रीसेल के पर्पज़ के नहीं। मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आप मान लीजिए एक मोबाइल खरीदे और फिर आप उसे बेच रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। हाँ, यदि आप मोबाइल खरीद रहे हैं और आप उसे यूज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। तो आपको रीसेल नहीं करना है, राइट। तो रीसेल नहीं करना है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए रीसेल नहीं करना है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन दोनों आता है। इट इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ऑल्सो। और दोस्तों बहुत तरीका होता है परचेज करने का, जैसे टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, देयर आर डिफरेंट वेरियस मेथड ऑफ परचेजिंग। तो दोस्तों कंज्यूमर ने गुड्स परचेज किया, सर्विस हायर किया, गुड्स को यूज किया, उससे बेनिफिट किया, ठीक है। तो यहाँ जो कंसिडरेशन पे किया जाता है या जो पेड किया जाएगा, जो पे किया गया या जो भी पे करना है, ये क्रूशियल फैक्टर है कि ये डिसाइड करने में कि कोई कंज्यूमर है या नहीं है, राइट। सो कंसिडरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जरा बात करते हैं कंज्यूमर की क्या राइट है। तो दोस्तों पहले की जो 1986 की जो एक्ट थी उसमें दोस्तों ब्रीफली कहा गया था कि कंज्यूमर राइट के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। तो सीपीए का जो 2019 का है वो कंज्यूमर राइट को स्पेसिफिकली डिफाइन करता है, जिसके अंदर दोस्तों क्या क्या राइट आता है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड। तो आपके पास एक राइट होता है दोस्तों, आप हजारियस गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोटेक्ट करेंगे। एक राइट होता है कि आप क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, गुड्स प्राइस, सर्विसेज प्राइस, ताकि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक राइट होता है कि आप वैरायटी ऑफ गुड्स को एसेस करेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, राइट। तो ये हक होता है दोस्तों कंज्यूमर राइट के अंदर, ये सभी राइट्स हैं। उसके बाद दोस्तों एक राइट होता है कि आप सुने जाएंगे और कंज्यूमर इंटरेस्ट होगा एप्रोप्रिएट फोरम पे। एक राइट होता है कि आप रिड्रेसल सीख कर सकते हैं अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट आप रिड्रेसल सीख कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस या अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। एक राइट होता है कंज्यूमर अवेयरनेस का। तो ये जो कंज्यूमर राइट है इसका एम यही है कि आप हरासमेंट से प्रोटेक्ट कर सकें, इमोरल, अनएथिकल, अनस्क्रपलस ट्रेडर से प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों पर्सन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हम लोग टर्म को डेफिनेशन समझ रहे हैं। पर्सन कौन होता है, कंज्यूमर राइट क्या होता है। तो पर्सन का मतलब क्या हुआ कि कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई पर्सन का एसोसिएशन, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है दोस्तों, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है। तो ये सभी हमारे पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब देखिए कुछ डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कोई कमीशन एजेंट, कोई मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या दूसरा कमर्शियल एजेंट जो कि किसी बिजनेस में इंगेज हो या प्रोफेशनली कनेक्टेड हो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से। दोस्तों ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑफिस जिसे डेजिग्नेट किया गया है ब्रांच के रूप में किसी इस्टेब्लिशमेंट समझा ना आपने, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कमीशिंग एजेंट, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, कमर्शियल एजेंसी, ये सभी इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। और ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑफिस जिसे ब्रांच कहा गया है किसके द्वारा, इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या आता है मैंने आपको बताया, या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो कि हेड ऑफिस से सिमिलर काम कर रहा है तो वो ब्रांच ऑफिस कहलाता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी कोई ऑडियो या विजुअल पब्लिसिटी जो कि तरह तरह से किया गया हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, इन सभी तरीके से जो आपका ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी किया गया उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं, ठीक है। इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, इंडोर्समेंट का मतलब होता है इंडोर्समेंट दोस्तों एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब कोई मैसेज, कोई स्टेटमेंट, कोई डिपिक्शन जो कि ओपिनियन, फाइंडिंग, एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता हो किसी पर्सन का जो इंडोर्समेंट कर रहा है। गुड्स के अंदर दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी आ सकते हैं, फूड्स आ सकते हैं जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में डिफाइंड है।
दोस्तों सर्विसेज का मतलब कोई भी सर्विस जो कि यूज़र को अवेलेबल करवाया जा रहा हो। इसके अंदर बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट, सारे के सारे सर्विसेज आते हैं। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी आर्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, रॉ मटेरियल का जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा हो फॉर इंट्रोडक्शन टू ट्रेड और कॉमर्स। डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के रिलेशन में डिज़ाइन का क्या मतलब है कि फिजिकल और मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी प्रोडक्ट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सप्रेस वारंटी का मतलब हुआ कोई स्टेटमेंट, एफर्मेशन या प्रॉमिस, ये जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो, जिसमें वारंट किया गया हो कि ये स्टेटमेंट, एफर्मेशन, प्रॉमिस से कन्फर्म कर रहा हूँ। तो ये सभी डेफिनेशन है। सर्विस का क्या मतलब हुआ, गुड्स का क्या मतलब हुआ, इंडोर्समेंट का क्या मीनिंग है, एडवर्टीजमेंट का क्या मीनिंग है, ऑल दिस आर डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरर मतलब एक ऐसा आदमी जो कि गुड्स को मेक करता है, प्रिपेयर करता है, या गुड्स के पार्ट को प्रिपेयर करता है, फिर उसे असेंबल करता है, ठीक है। तो ये बात है। अब जरा बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट कंज्यूमर कंप्लेन रिलेटेड टर्म्स। और कंज्यूमर कंप्लेन से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं। तो पहला है कंप्लेन। कंप्लेन मतलब एक रिटन एलिगेशन होता है जिसमें रिलीफ चाहिए होता है जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ है, जो डिफेक्टिव गुड्स है, जो डेफिशिएंट सर्विसेज है, ओवर चार्जिंग है, हजार्डस गुड्स है, इन सभी के अगेंस्ट क्या चाहिए, एक रिटन एलिगेशन होता है और उसको रिलीफ चाहिए होता है। इसे कहते हैं हम लोग कंप्लेन। उसके बाद दोस्तों कंप्लेनेंट डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिस्प्यूट जहाँ पे जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन किया गया है वो बोलता है क्या कि वो डिनाई करता है डिस्प्यूट को, ठीक है। वो बोलता है कि ये एलिगेशन मेरे केस नहीं है, वो डिस्प्यूट कंप्लेनेंट डिस्प्यूट होता है। डिफेक्ट मतलब कोई फॉल्ट, कोई इम्परफेक्शन, कोई क्वालिटी में शॉर्ट कमिंग, क्वांटिटी में शॉर्ट कमिंग, पोटेंसी, प्योरिटी, ठीक है, ये सभी डिफेक्ट कहलाते हैं। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कोई फॉल्ट, कोई इम्परफेक्शन, कोई शॉर्ट कमिंग या क्वालिटी में इनएडिक्वेसी, नेचर, ये सभी डेफिशिएंसी कहलाते हैं। हार्म मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हो गया, पर्सनल इंजरी हो गया, इलनेस हो गया, ये सब एक सिंपल टर्म है, आप समझते हैं। अब जरा दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया। बेसिकली ये लॉ है जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं, जैसे कंज्यूमर, डिफेक्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को कि वो कंप्लेन फाइल कर सकता है और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है जो भी हार्म डिफेक्टिव प्रोडक्ट के कारण हुआ है। मान लीजिए कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या कोई डेफिशिएंट सर्विसेज है, उस कारण से जो भी हार्म हुआ है उसके लिए उसके अगेंस्ट वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। कौन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, स्पूरियस गुड्स, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है, रोकता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन एम ये है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए बिजनेसेस के द्वारा और उन्हें एक्सेस ऑफ फेयर रिड्रेसल मैकेनिज्म का, यदि किसी हार्म किया गया है तो उन्हें एक्सेस ऑफ फेयर रिड्रेसल मैकेनिज्म का। अब जरा वेरियस फोरा की बात करते हैं। तो जो CPA 2019 है उसे किस फ्रेमवर्क पे बनाया गया है। इट इज़ CPA हैज़ बीन बिल्ड ऑन द फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट इस्टेब्लिश अंडर द प्रीसीडिंग एक्ट। यानी 1986 का जो एक्ट था उसमें जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट थे उसे हैंडल करना, यही इसका बेसिक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर बहुत सारे बॉडीज़ आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आते हैं स्टेट पे, सेंट्रल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर दोस्तों हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आते हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये जो काउंसिल्स होते हैं जिसे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कहते हैं, ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इसे प्रमोट किया जाए इस एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं CPA 2019 की। CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को। तो ये किस फ्रेमवर्क पे बिल्ड किया गया है, कैसे हम कंज्यूमर डिस्प्यूट को हैंडल करें। और इसके अंदर बहुत सारे बॉडीज़ आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आते हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये काउंसिल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कैसे कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इसे प्रमोट किया जाए। जो हमारे CCPA होते हैं यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होते हैं, ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि रेगुलेट करती है जो हमारे कंज्यूमर राइट वायलेशन से रिलेटेड मैटर होते हैं, उसको रेगुलेट करती है हमारी CCPA। CCPA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। CCPA क्या करती है कि जो भी हमारा कंज्यूमर राइट वायलेशन से रिलेटेड मैटर रहता है उसको रेगुलेट करती है। तो CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट से रिलेटेड मैटर को रेगुलेट करती है। और दोस्तों मैंने आपको कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में बताया जो सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, ये जो कि हमारे इंक्लूडेड है इस फ्रेमवर्क में, राइट। नाउ दोस्तों कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC 3 लेवल पे होती है। CDRC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, CDRC का फुल फॉर्म है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये 3 लेवल पे है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये जो कमीशन है दोस्तों वो कंज्यूमर के कंप्लेन को हैंडल करती है जो कि इस एक्ट के अंदर फाइल किया गया है। तो कौन सा एक्ट है दोस्तों, CPA एक्ट।
ठीक है। CCPA के बारे में बताया, CCPA होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी होती है जो कि कंज्यूमर राइट के वायलेशन के मैटर को रेगुलेट करती है। दोस्तों कंज्यूमर मेडिएशन सेल होता है जो कि अटैच होता है प्रत्येक रेडिसल कमीशन से, यानी दोस्तों जो हमारी CDRC होती है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन जो होती है, उससे अटैच होता है हमारा कंज्यूमर मेडिएशन सेल। और ये जो सेल है इसका मेन एम होता है कि डिस्प्यूट को हैंडल किया जाए मेडिएशन के माध्यम से। दोस्तों बात करें CPC की यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ये जो काउंसिल है CPC जो है वो इनिशियल या एपलेट लेवल कंज्यूमर कंप्लेंट को हैंडल नहीं करती, लेकिन फोकस करती है कि एजुकेशन के माध्यम से अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए। CPC इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और मैक्सिमम इसमें 36 मेंबर होते हैं, 36 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर दोस्तों मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रेगुलेटर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज के। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए कंज्यूमर के राइट को अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों SPC होता है हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इसके पास ऑफिशियल्स हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्या इंटरेस्ट है दूसरे ऑफिशियल को, दूसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर को। दोस्तों SPC जो है हमारी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये मीट करती है, लेकिन जब भी चाहे मीट कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 मीटिंग हर एक साल होता ही होता है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग जो है एवरी ईयर होगा ही होगा। तो दोस्तों CPC अब है CCP है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था 2019 में। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है और कंज्यूमर राइट को एनफोर्स करती है। इसका काम याद रखिएगा CCPA का, टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स कंज्यूमर राइट। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। CCPA जो कंज्यूमर राइट वायलेशन का मैटर है उसे रेगुलेट करती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के मैटर को रेगुलेट करती है, और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है जो कि पब्लिक और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट से प्रेजुडिशियल है उसे प्रोटेक्ट करती है। तो CCPA के अंदर दोस्तों एक चीफ कमिश्नर होते हैं, एक दूसरे कमिश्नर हो सकते हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और इसके हेड क्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है, जिसका रीजनल और दूसरा ऑफिस है भारत में। तो CCPA के अंदर कौन कौन होते हैं दोस्तों? चीफ कमिश्नर होते हैं, अदर कमिश्नर होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स इसका मेन फंक्शन ये है कि जो कंज्यूमर राइट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए, और दोस्तों जो वायलेशन है कंज्यूमर राइट का, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है और कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, तो उस सभी से प्रोटेक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि कोई भी पर्सन जो है एक फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करे। दोस्तों CCPA का फंक्शन क्या है कि इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, यदि कहीं वायलेशन हुआ है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो भी कमीशन है उसका प्रोसीडिंग को इंटरवीन करेगा। दोस्तों फैक्टर्स को रिव्यू करेगा कि जो कि कंज्यूमर राइट के इंजॉयमेंट को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, और दोस्तों इंटरनेशनल गवर्नेंस के एडॉप्शन को रिकमेंड करेगा। तो ये सभी इसके एडवांटेज, ये सभी इसके फंक्शन है, CCPA के फंक्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि CCPA को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट किया जा सके। यही मेन पर्पस था CCPA का। और CCPA के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एक्शन ले सकता है। जो हमारे CCPA के डायरेक्टर जनरल होते हैं वो सर्च कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं किसी भी एविडेंस को जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। कोई भी पर्सन एक अपील फाइल कर सकता है नेशनल कमीशन के पास यदि वो CCPA के ऑर्डर से एग्रीव्ड है। CCPA का जो डायरेक्शन है उससे यदि नॉन कंप्लायंस होगा तो उस कारण से इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है। दोस्तों कोई मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है जो फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देगा उसको पनिश किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट से। अब दोस्तों बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन की। तो कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि कंज्यूमर कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जा सके। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन है यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, और एक डिस्ट्रिक्ट के पास एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन फंक्शन करता है डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में, और दूसरा भी जगह फंक्शन कर सकता है जो कि नोटिफाइड होता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास दोस्तों 2 से कम जो है और एंड नॉट मोर देन प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं, जिसमें से एक वुमेन रहेंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन, स्टेट कमीशन स्टेट में बनाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट एक और कमीशन बनाता है स्टेट में। स्टेट कमीशन जो होता है वो स्टेट के कैपिटल में वो फंक्शन करता है। और दोस्तों स्टेट कमीशन के पास प्रेसिडेंट होते हैं और 4 से कम मेंबर नहीं होंगे, और जितने प्रिस्क्राइब किए गए हैं उससे ज़्यादा मेंबर हो भी नहीं सकते। 4 से कम नहीं होंगे और जितने प्रिस्क्राइब किए गए उससे ज़्यादा नहीं होंगे, एटलीस्ट एक जिसमें से वुमेन होंगी। अब दोस्तों कंज्यूमर कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो जो अपॉइंटमेंट है, जो टेनर है वो देखते हैं।
तो जो प्रेसिडेंट है और जो मेंबर है, चाहे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो मेंबर होते हैं, स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर होते हैं, वो 4 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं और अप टू एज ऑफ 65 ईयर, जो भी अर्ली हो, या तो 65 साल पहले उनका पुर जाए या 4 साल पुर जाए, तो जो भी पहले हो तब उनको रिटायरमेंट मान दिया जाता है। तो 4 साल का उनका रहने का, होल्ड करने का पीरियड होता है, तो वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए दूसरे 4 ईयर टर्म्स के लिए, लेकिन उसका एज लिमिट है 65 ईयर। जो स्टेट कमीशन होती है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है और इसकी मेंबर को अपॉइंट करती है, किसके बेसिस पे? जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन पे। जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो कि उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है चेयरपर्सन के रूप में। और दोस्तों सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं कंज्यूमर अफेयर के, स्टेट गवर्नमेंट के जो कंज्यूमर अफेयर हैं उसके जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो उसके मेंबर होते हैं, जो ये लोग अपॉइंट करते हैं, सिलेक्शन कमेटी होते हैं। और एक नॉमिनी होता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एज अ मेंबर। तो स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है उसका एक नॉमिनी होता है, ये सभी मेंबर्स होते हैं हमारे, और सिलेक्शन कमेटी में यही लोग अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। किसके प्रेसिडेंट को? स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नेशनल कमीशन बनाती है, जिसे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन कहते हैं। तो ये जो नेशनल कमीशन होती है वो नेशनल कैपिटल में काम करती है और दूसरी जगह भी काम कर सकती है, जैसे नोटिफाई किया जाए। और दोस्तों जो रीजनल बेंचेज होते हैं नेशनल कमीशन को, वो भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होते हैं और कम से कम 4 मेंबर होंगे ही होंगे, और जितने प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। कम से कम एक मेंबर जो होगा प्रेसिडेंट का, एक मेंबर या प्रेसिडेंट वुमेन होंगे। तो दोस्तों इसका जुरिडिक्शन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन जो होती है वो बेस्ड होती है जो भी गुड्स और सर्विसेज है डिस्प्यूट के अंदर, और वो लोकेटेड हो जो भी पार्टीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो उसके अंदर। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वैसे कंप्लेंट को हैंडल करती है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा ना हो, और कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल किया जा सकता है यदि जहाँ पे अपोजिट पार्टी डिसाइड करेगा और बिजनेस कैरी ऑन करेगा, उसका ब्रांच ऑफिस होगा। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो कंप्लेंट हैंडल कर सकती है, ठीक है, जहाँ पे उसके जुरिडिक्शन में काउज ऑफ एक्शन अराइज हो। तो ये सभी हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का पार्ट है। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस लेक्चर का, जो कि सभी के लिए था। पार्ट 2 पेड मेंबर के लिए है। तो यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस, सच टाइप ऑफ क्लैरिफिकेशन वेयर एवरीथिंग इज क्लैरिफाइड इन सिंपल वे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, यदि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।